नमस्कार साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक घटक तंत्र जल तंत्र का प्रावस्था आरेख। इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह वाला टॉपिक जो है बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आज ये पूरा का पूरा आपको समझा दिया जाएगा और याद करवा दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक पूरा वीडियो सिस्टमेटिक देखिएगा ईयरफोन लगा के, तभी कंसंट्रेशन बनेगा। विदाउट ईयरफोन के कंसंट्रेशन ना बनेगा। और मोबाइल को जो है हॉरिजॉन्टल मोड में रखिएगा, आड़ा रख के आराम से पूरी स्क्रीन पर देखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं अपन। एक घटक तंत्र जल तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आरेख बनाकर व्याख्या करना है। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रावस्था नियम की सहायता से जल तंत्र के प्रावस्था आरेख की विवेचना कीजिए, समझाइए। ये है जल तंत्र का प्रावस्था आरेख। इस डायग्राम को हमें पूरा समझना है, पूरी इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य जो डेफिनेशन है इसके बारे में। प्रावस्था होता क्या है? प्रावस्था होता क्या है? तो जो अवस्थाओं की बात करते हैं तो अवस्थाएं तो कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। अब ये मान के चलो कि द्रव के अंदर भी, द्रव एक अवस्था हो गई, लेकिन द्रव के अंदर दो प्रावस्थाएं भी हो सकती है। जैसे कि आप मिक्स कर दो, आप तेल और जल दोनों को मिक्स कर दो तो तेल अलग दिखेगा, जल अलग दिखेगा। तो यहाँ पर दो प्रावस्थाएं हो गई अलग अलग, लेकिन अवस्था कौन सी? द्रव। तेल की भी अवस्था कौन सी है? द्रव है। और जल की भी अवस्था कौन सी? द्रव है, लेकिन दोनों की प्रावस्था अलग अलग होगी। चलो चर्चा करें कि प्रावस्था किसी विषमांगी निकाय का, मतलब आपस में मिल न सके ऐसे निकाय, विषमांगी निकाय का सममांगी भाग होता है, जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट यांत्रिक विधियों से पृथक करणीय तथा निकाय के अन्य भागों से स्पष्ट सीमा द्वारा पृथक रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रावस्था। बात करते हैं अवस्था क्या होता है। तो अवस्था द्रव्य की एक विशेष भौतिक दशा है। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों क्या हैं? इनको क्या कहते हैं? हम अवस्था कहते हैं। द्रव्य की किसी भी अवस्था में एक से अधिक प्रावस्थाएं हो सकती हैं। द्रव्य की किसी भी अवस्था में एक से अधिक क्या हो सकती है? प्रावस्थाएं हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी चर्चा करी थी आपसे, एक से अधिक प्रावस्थाएं हो सकती है। उदाहरण के लिए तेल और जल, तेल और जल के मिश्रण में दो प्रावस्थाएं हैं, तेल और जल। तेल और जल की विषमांगी निकाय में प्रावस्था सिर्फ एक है, अवस्था सिर्फ एक है, द्रव अवस्था कितनी? एक है, लेकिन यहाँ पर प्रावस्थाएं कितनी हो गई? दो हो गई। चलो ये होगी नॉर्मल चर्चा। अब हम बात करें वाटर सिस्टम के बारे में, जल तंत्र के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम, जल तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो जल तंत्र में कुल 3 प्रावस्थाएं होती हैं, है ना? कितनी होती है? 3 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? बर्फ, जल और वाष्प, 3 प्रावस्थाएं होती हैं। इन तीनों प्रावस्थाओं को केवल H2O द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः यह एक घटक तंत्र है। घटक यहाँ पर कंपोनेंट आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक है, सिर्फ ये H2O है। इसलिए आप इसको जो क्या कहोगे? एक घटक तंत्र, एक घटक तंत्र, जल तंत्र। प्रावस्थाएं 3 हैं, बर्फ, जल और वाष्प। अतः यह एक घटक तंत्र जल निकाय का प्रावस्था आरेख चित्र में दर्शाया गया है। और चित्र में आपको 3 कर्व दिखेंगे, OA, OB और OC, जो एक कॉमन पॉइंट O पर मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं? एक कॉमन पॉइंट O पर मिल रहे हैं। चित्र में ये कर्व है, ध्यान से देखिएगा। अब इस डायग्राम को समझ लीजिएगा, आपको थ्योरी पूरी आसानी से समझ में आएगी। डायग्राम को समझने के बाद आपको इसकी जो थ्योरी है उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो भैया ग्राफ जो प्लॉट कर रखा है, ये ग्राफ प्लॉट कर रखा है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ जो है बना रखा है। यहाँ पर 3 कर्व दिख रहे हैं आपको। एक तो कर्व है ये वाला, जो कर्व है इस कर्व को कहूँगा मैं OA, ये OA कर्व। ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, इसको कहूँगा मैं OB। क्या कहूँगा मैं इसको? OB, ये OB। और ये वाला कर्व जो है इसको कहूँगा मैं OC। क्या कहूँगा मैं? OC। OA, OB और OC, ठीक है।
ये एरिया जो है, ये वाला एरिया पूरा है वेपर का। किसका एरिया बेटा? वेपर का। ध्यान रखना, नोट कीजिएगा, वेपर का। ये वाला जो पूरा एरिया है बर्फ़ का, मतलब ठोस का एरिया है। किसका है? सॉलिड। ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा वाटर एरिया। कौन सा एरिया है? वाटर एरिया। ध्यान से। अब ये जो इसके बीच का जो ग्राफ है, बिंदु ओ को छोड़कर, बिंदु ओ पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होगी। कहाँ पर? बिंदु ओ पर। बिंदु ओ पर तीनों अवस्थाएं साम्य में होगी। बिंदु ओ को छोड़कर बाकी पूरे ओ ए कर्व पर, बिंदु ओ को छोड़कर इस कर्व पर कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में होगी? भैया द्रव और गैस प्रावस्था साम्य में होगी। तो ये वाला जो कर्व है, इस कर्व को कहते हैं अपन वेपोराइजेशन कर्व। क्या कहते हैं इसको? वेपोराइजेशन कर्व। नोट कीजिएगा, वेपोराइजेशन, वाष्पन वक्र। क्या कहेंगे इसको? वाष्पन वक्र। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इस कर्व को कहेंगे, कौन सा कर्व है ये आपके पास? ओ सी। बिंदु ओ को छोड़कर, है ना। ये कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी? ठोस और द्रव। ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी। इस वाले कर्व को मैं कहूँगा मेल्टिंग पॉइंट कर्व। क्या कहूँगा इसको? मेल्टिंग पॉइंट कर्व भैया, मेल्टिंग पॉइंट कर्व। इस वाले कर्व को मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहूँगा। यहाँ पर कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में? ठोस और गैस। तो ठोस का गैस में कन्वर्ट होना या गैस का ठोस में कन्वर्ट होना, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो ये सब्लिमेशन कर्व हो गया। सब्लिमेशन कौन सा कर्व हो गया? सब्लिमेशन। मेरी बात समझना, ओ बी कर्व कौन सा हो गया? सब्लिमेशन कर्व। ओ ए का वक्र कौन सा हो गया? वेपोराइजेशन वक्र। ओ सी वक्र कौन सा हो गया? मेल्टिंग पॉइंट वक्र। ओ ए वक्र पर बिंदु ओ को छोड़कर कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में रहती है? द्रव और गैस प्रावस्था साम्य में रहती है। ओ सी वक्र पर बिंदु ओ को छोड़कर बाकी कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में रहती है? सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, बर्फ और जल। ओके, यहाँ पर ओ बी वक्र पर बिंदु ओ को छोड़कर, क्योंकि ओ पर तो तीनों प्रावस्थाएं साम्य में, बिंदु ओ को छोड़कर बाकी सभी जगह कौन सी प्रावस्थाएं साम्य में है? ठोस और गैस प्रावस्थाएं साम्य में है। मेरी बात आपको कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है और यहाँ पर जो है ये -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस बोलो तो 0 केल्विन, और 0 केल्विन पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाएगी? आपकी ठोस अवस्था पाई जाएगी। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2। यहाँ पर 374 डिग्री सेल्सियस है और 374 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या मिलेगी आपको? सिर्फ गैस मिलेगी। ये टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, प्रेशर कितना है? 4.58 mmHg और टेम्परेचर दे रखा है 0.098 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन और ये प्रेशर होगा। यहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों प्रावस्थाएं आपको किस में मिलेगी? साम्य में मिलेगी। तीनों प्रावस्थाएं साम्य में मिलेगी। यहाँ पर मेरी बात कुछ समझ में आई? कुछ नहीं, आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये हो गया। अब आपको जो सिर्फ ये लिखना है, ये वाला जो वक्र है, ये वाला कौन सा? वेपोराइजेशन वक्र। वेपोराइजेशन वक्र। ये वाला वक्र है मेल्टिंग पॉइंट वक्र। मेल्टिंग पॉइंट वक्र। और ये वाला जो वक्र है सब्लिमेशन वक्र। ठीक है, ये जो है वक्र कौन सा है? कर्व या वक्र? ओ ए, ये वाला है ओ सी और ये वाला है ओ बी। ठीक है, ओ बी वक्र सब्लिमेशन वक्र है, ओ ए वक्र वेपोराइजेशन वक्र है, ओ सी वक्र मेल्टिंग पॉइंट वक्र है। यहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है। ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। इस पॉइंट पर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप समझ रहे होंगे।
यहाँ पर आगे आपको टेम्परेचर जो मिलेगा वो प्लस 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0.0098 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर एक और बता दो, यहाँ पर T1 टेम्परेचर बता दो, यहाँ पर इसको बता दो आप T2 टेम्परेचर बता दो। ये हो गया, अपनों ने बना दिया। यहाँ पर प्रेशर है 220 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिंपल है वाटर सिस्टम का, मेरी बात समझे आप। इसमें जो अब बात करें एरिया की, क्षेत्रफल की भी बात करें, कर्व कौन कौन से, OA, OB, OC, कौन कौन से, OA, OB और OC, ये वक्र या कर्व कह सकते हैं इनको। यहाँ पर एरिया है, कौन कौन से एरिया दिखेंगे आपको भाई साहब, आपको एरिया यहाँ पर जो दिखेंगे, एरिया क्षेत्रफल, एरिया कौन कौन सा एरिया है यहाँ पर, AOB, ये वाला एक एरिया है AOB, पेन दूसरा ले लेते हैं। एक तो है AOB एरिया, एक कौन सा हो जाएगा BOC एरिया, BOC एरिया, एक हो जाएगा यहाँ पर AOC एरिया, AOC, ये हो गए एरिया। और एरिया में कौन सी प्रावस्था है, अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पर AOC एरिया, AOC एरिया किसका है, लिक्विड का। और ये बात करें कि AOB एरिया किसका है, गैस का एरिया है। और BOC एरिया किसकी बात करें, सॉलिड की बात करेंगे। ये सिर्फ सॉलिड का एरिया है, इसका एरिया है, सॉलिड का एरिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या कह रही है इसकी थ्योरी में क्या बातें की गई है। चलिए बढ़े आगे। ओके, हम बात कर रहे हैं वाटर सिस्टम की, और वाटर सिस्टम में हम बात करेंगे वाटर सिस्टम जल तंत्र। जल तंत्र में कुल 3 प्रावस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल, वाष्प। इनकी तीनों प्रावस्थाओं को केवल H2O द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, अतः यह एक घटक तंत्र है। जल निकाय का प्रावस्था आरेख चित्र में दर्शाया गया है, जो बताया मैंने। इसमें OA, OB, OC रेखाएं हैं जो एक कॉमन पॉइंट O पर मिलती हैं, बताया था मैंने। अब बात करें वक्र OA की। वक्र OA वाष्पन वक्र कहलाता है। देखिए वक्र OA कौन सा वक्र कहलाता है, वाष्पन वक्र या वेपोराइजेशन वक्र कहलाता है। वक्र OA वाष्पन वक्र या वेपोराइजेशन वक्र कहलाता है, ये लिखा हुआ है। वक्र OA वाष्पन वक्र कहलाता है। इस वक्र में जल तथा वाष्प साम्यावस्था में रहते हैं। यहाँ पर जल और वाष्प साम्यावस्था में रहते हैं, बात करी मैंने। यह विभिन्न ताप पर जल का वाष्प दाब दर्शाता है। इस वक्र पर किसी भी बिंदु को छोड़कर परिभाषित करने के लिए 2 परिवर्तियों T तथा P में से किसी एक को निर्धारित करना होता है। दूसरा अपने आप निर्धारित हो जाएगा कि ये टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में कितना प्रेशर रहेगा, ठीक है, किस टेम्परेचर पर कितना प्रेशर रहेगा, ये चीज़ें रहेगी। समझ में आया आपको। T तथा P में से किसी एक को निर्धारित करना होता है, दूसरा अपने आप निर्धारित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर ये है तो वो प्रेशर कितना होगा, ये वैसे निर्धारित हो जाता है, ऑटोमेटिकली निर्धारित हो जाता है। मेरी बात सुनना आराम से। दूसरा स्वयं निर्धारित हो जाता है। अतः वक्र की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। अब देखिए मेरी बात सुनना, प्रावस्था नियम क्या है, P+F बराबर C+2। क्या है, P+F बराबर C+2, मतलब किसी विषमांगी तंत्र में प्रावस्था और स्वतंत्रता की कोटि का योग घटकों की संख्या से 2 अधिक होता है। मतलब P+F बराबर C+2, ये है प्रावस्था नियम। और स्वतंत्रता की कोटि निकालने के लिए क्या लिखेंगे, F बराबर C माइनस P+2। तो वक्र OA पर स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, तो घटक तो आपका एक ही है H2O, और वक्र पर जो प्रावस्थाएं हैं, कितनी प्रावस्थाएं साम्य में, 2 प्रावस्थाएं साम्य में, तो 2+2, तो यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि हो जाएगी 1। मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा भी वक्र हो वहाँ पर उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, स्वतंत्रता की कोटि मिलेगी आपको 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1। P+F बराबर C+2 या F बराबर C माइनस P+2 ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर देखना,
जैसे वक्र OA की बात करें, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, घटक क्या है, वाटर ही है, एक ही है, प्रावस्थाएं कितनी, 2 साम्य में है इस वक्र पर, तो -2 + 2, तो कितनी मिलेगी आपको स्वतंत्रता की कोटि, 1 मिलेगी, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। ऐसे ही स्वतंत्रता की कोटि आपको इस वक्र पर भी मिलेगी और ऐसे ही स्वतंत्रता की कोटि आपको इस वक्र पर भी मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। एरिया के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो अलग होगी। उन एरिया के लिए क्या होगा, वही F = C - P + 2। तो घटक एरिया के लिए घटक क्या है, 1 है, और प्रावस्था भी क्या है, 1 है और +2। तो एरिया के लिए आपको स्वतंत्रता की कोटि मिलेगी, 2 मिलेगी एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल के लिए आपको स्वतंत्रता की कोटि कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपनों ने वक्र OA की बात करी थी, डायग्राम को देखते जाओ और वो कर्व के बारे में पढ़ते जाओ, और कुछ नहीं करना है अपने को। मेरी बात समझे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब देखिए वक्र OB, यह बर्फ का ऊर्ध्वपातन वक्र है, ये OB इसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सा है, सब्लिमेशन वक्र है या ऊर्ध्वपातन वक्र है। यह बर्फ का ऊर्ध्वपातन वक्र है। इस वक्र पर बिंदु O को छोड़कर बाकी संपूर्ण वक्र पर बर्फ तथा वाष्प साम्य में है। वक्र OA की भांति इस वक्र पर भी प्रत्येक तापमान के लिए केवल एक ही दाब तथा प्रत्येक दाब के लिए केवल एक ही तापमान हो सकता है। अतः टेम्परेचर और प्रेशर दोनों परिवर्तितियों में से एक को निर्धारित किया जाता है तो दूसरा स्वयं निर्धारित हो जाता है। अतः इस वक्र की स्वतंत्रता की कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी, जो मैंने बता दिया। ठीक है, OC का सिरा B परम शून्य ताप -273 पर है, जिसके नीचे के ताप पर बर्फ प्रावस्था स्थायी होती है ना। नीचे टेम्परेचर पर जो है OB का सिरा, ये इससे नीचे टेम्परेचर पर क्या होता है, ओनली और ओनली क्या पाई जाती है, बर्फ प्रावस्था पाई जाती है -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठीक है, OB, ये OB है, सॉरी, OB का सिरा B परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसके नीचे के ताप पर बर्फ प्रावस्था स्थायी होती है। अब बात करें कर्व OC, यह बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। अब उसको इमेजिनेशन करो स्क्रीनशॉट लेके कि कौन सा कर्व OC मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। ये वाला जो मैंने समझाया था वही चीज़ें हैं। कर्व OC, ये कर्व OC, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व, गलनांक वक्र। यहाँ पर 2 प्रावस्थाएं साम्य में है, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 1 ही आएगी, क्योंकि 2 प्रावस्थाएं साम्य में है। आगे बढ़े, चलिए। जो कर्व OA के लिए लिखी हुई थी बातें, उसी टाइप से OB के लिए लिखी हुई है, और उसी टाइप से बातें जो हैं OC के लिए लिखी हुई है। यह बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। यह बर्फ और जल के बीच साम्य को निरूपित करता है, अर्थात बर्फ की गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। इसमें भी दोनों परिवर्ती ताप व दाब में से एक को निश्चित कर दिया जाए तो दूसरा स्वयं निर्धारित हो जाता है। अतः इस वक्र पर भी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, 1 होगी। F = C - P + 2, आपका घटक 1 ही है, प्रावस्थाएं 2 होगी कर्व पर साम्य में, +2 लिखा हुआ है, ये 1 आ जाएगा। अब बात करें त्रिक बिंदु, है ना, त्रिक बिंदु। और त्रिक बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में हैं। जो हम त्रिक बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं क्या है, साम्य में रहती है। तीनों प्रावस्थाएं साम्य में है, कहाँ पर, त्रिक बिंदु पर। ये लिक्विड है और ये सॉलिड है और ये गैस है। यहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं किसमें मिलेगी आपको, साम्य अवस्था में मिलेगी। लिक्विड और गैस के बीच का जो वक्र है उसको क्या कहते हैं अपन, लिक्विड और गैस के बीच का जो वक्र है उसको कहते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट वक्र। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का उसको मेल्टिंग पॉइंट वक्र कहते हैं। इसको कहते हैं वेपोराइजेशन वक्र। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन वक्र। और इसको कहते हैं सब्लिमेशन वक्र, जो मैं बता चुका हूँ। सॉलिड और गैस के बीच में सब्लिमेशन, लिक्विड और गैस के बीच में वेपोराइजेशन, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में, ठोस, द्रव और गैस। तो बिंदु O पर OA, OB और OC है ना, OA, OB और OC वक्र मिलते हैं। ये OA,
ये OB और ये OC, तीनों वक्र मिलते हैं, तीनों वक्र मिलते हैं। अतः इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होगी। वक्र OA पर जल तथा वाष्प, वक्र OB पर बर्फ तथा वाष्प, और वक्र OC पर बर्फ तथा जल मतलब लिक्विड साम्य अवस्था में होते हैं। ये चीज़ें होती हैं। बस उस डायग्राम को देखते जाओ और समझते जाओ, आसान है ये। बर्फ तथा जल साम्य में है, बिंदु O को छोड़कर, है ना, बाकी जगह सभी जगह साम्य अवस्था में होते हैं। इस प्रकार तीनों प्रावस्थाएं बर्फ, जल तथा वाष्प बिंदु O पर साम्य में रहते हैं। इसलिए बिंदु O को इस प्रकार तीनों प्रावस्थाएं बर्फ, जल तथा वाष्प बिंदु O पर साम्य में रहती हैं। इसलिए बिंदु O को त्रिक बिंदु कहते हैं। बिंदु O पर स्वतंत्रता कोटि क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। कैसे होगी कि F बराबर C माइनस P प्लस 2 लिखा हुआ है, तो घटक तो आपके पास क्या है? एक है। प्रावस्थाएं, तीन प्रावस्थाएं साम्य में आएगी तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0। स्वतंत्रता कोटि क्या आ जाएगी? 0, शून्य होती हैं। बिंदु O पर स्वतंत्रता कोटि शून्य होती है भैया, क्योंकि ये तीनों प्रावस्थाएं निश्चित दाब व ताप पर ही साम्य में रह सकती हैं, जिन्हें स्वेच्छा से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अचर तंत्र हो गया। क्या हो गया? अचर तंत्र हो गया। अब बात करें अपन क्षेत्रफल की, तो OA, OB, OC वक्र पूरे आरेख के तीनों क्षेत्रफलों AOC, AOB और BOC में बांटते हैं, जो मैंने बता चुका हूँ। इन क्षेत्रफलों को निर्धारित करने के लिए T तथा P दोनों को निर्धारित करना होता है। अतः इसकी स्वतंत्रता कोटि क्या होगी? 2 होगी। अर्थात क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? द्विचर तंत्र। और सभी कर्व जो है वो क्या है? एक चर तंत्र है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये अपनों ने जो है आज वाटर सिस्टम का जो है प्रावस्था आरेख समझा, या कह सकते हैं कि एक घटक तंत्र का प्रावस्था आरेख समझा। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।